गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका समीक्षा इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज तैयारी की समीक्षा में। तो जैसे कि आपको पता है हमारे 25 क्वेश्चंस की पहली क्लास हो चुकी है और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बाकी हम सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिवर्ग का हिस्सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ त्रिवर्ग? धर्म, अर्थ, काम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, धर्म, अर्थ, काम। तो जो त्रिवर्ग है ये जो हमारे पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार आते हैं। जो स्टार्टिंग के तीन हमारे पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, इनको त्रिवर्ग बोला जाता है। और इनका कार्य क्या होता है? जो हमारा चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, तो ये तीनों मिलकर हमें हमारे मोक्ष को अटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीति और शासन कला पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ नीतिसार के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ एंशिएंट इंडियन ट्रीटीज ऑन पॉलिटिक्स एंड स्टेटक्राफ्ट? नीतिसार। बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कामंदक। तो जो नीतिसार बुक है वो कामंदक ने लिखी थी। कामंदक जो थे वो चाणक्य के ही शिष्य थे। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चाणक्य ने जो बुक लिखी थी उसका नाम है नीति शास्त्र। ठीक है, और कामंदक ने जो लिखी है उसका है नीति सार। तो ये दोनों आपको बुक्स याद रखनी है और इनमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में लोगों द्वारा राजा को दिए जाने वाला कर क्या कहलाता था? ड्यूरिंग द वैदिक एरा द टैक्स गिवन टू द किंग बाय पीपल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए भाग, ऑप्शन बी राजकर, ऑप्शन सी बलि या ऑप्शन डी अंश। बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बलि। वैदिक काल में जो टैक्स हुआ करता था, जो राजा को दिया जाता था, उसे बलि बोला था। और बलि जो था ये एक वॉलेंट्री टैक्स था। ठीक है, ये इंसान अपनी स्वेच्छा से दिया करता था। ये फोर्सफुल या मतलब ऐसा राजाओं के द्वारा लगाए हुए टैक्स नहीं था, बट ये आदमी अपने स्वेच्छा से देता था। ये वॉलेंट्री टैक्स हुआ करता था बट वैदिक काल में। इन लेटर वैदिक पीरियड क्या हुआ, जो बलि हुआ करता था इसको फोर्स्ड कर दिया गया था। ये कंपलसरी हो गया था कि 1/6 जो प्रोड्यूस था वो आपको देना ही देना था। तो आपको ये याद रखना है कि वैदिक एरा में ये एक वॉलेंट्री टैक्स हुआ करता था एंड लेटर वैदिक एरा में ये अपना मतलब आपको देना ही देना कंपलसरी टैक्स हुआ करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू दर्शन के किस ग्रंथ में सबसे पहले त्रिऋण की अवधारणा का उल्लेख मिलता है? विच टेक्स्ट ऑफ हिंदू फिलॉसफी फर्स्ट मेंशन द कंसेप्ट ऑफ त्रिऋण? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मनुस्मृति। अगर हम त्रिऋण की बात करेंगे तो त्रिऋण कॉन्सेप्ट जो है हमें सबसे पहले मिलता है मनुस्मृति में। त्रिऋण कौन कौन से होते हैं? त्रिऋण होते हैं सबसे पहला देवऋण, सेकंड होता है ऋषि ऋण एंड थर्ड वन इज पितृ ऋण। तो इन तीनों ऋण का जो कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है वो हमें मनुस्मृति में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंच महायज्ञों में से एक नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन पंच महायज्ञों में से एक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पंच महायज्ञ? ऑप्शन ए देवयज्ञ, ऑप्शन बी भूतयज्ञ, ऑप्शन सी पितृयज्ञ एंड ऑप्शन डी धर्मयज्ञ। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी धर्मयज्ञ। तो जितने भी पंच महायज्ञ होते हैं तो उनमें धर्मयज्ञ नहीं आता। पंच महायज्ञ हमारे कौन कौन से हैं? देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, इसके अलावा जो है हमारा वो है ऋषि यज्ञ, और पांचवा है हमारा निरीयज्ञ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पंच महायज्ञ में कौन कौन से यज्ञ आते हैं? देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषि यज्ञ एंड निरीयज्ञ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ सभी जीवित प्राणियों और प्रकृति की भलाई पर केंद्रित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग यज्ञ इज फोकस्ड ऑन द वेलबींग ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर एंड नेचर? बताइए इसका। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी भूतयज्ञ। तो जैसे कि हमने बताया कि पंच महायज्ञ होते थे, तो उनमें से जो भूतयज्ञ होता था वो होता था फॉर वेलबींग ऑफ ऑल लिविंग बींग्स एंड नेचर। ठीक है, और बाकी अगर हम देखेंगे देवयज्ञ का काम हुआ करता था, तो जितने भी भगवान हुआ करते थे उनको हम थैंकफुल बोलने के लिए कि जैसे भगवान हुए, अग्नि हुआ, वायु हुआ, इनको हम ये हमें अग्नि दे रहे हैं, वायु दे रहे हैं, तो इनको हम थैंक्स देने के लिए देवयज्ञ किया करते थे। इसके अलावा जो पितृयज्ञ होता है, पितृयज्ञ क्या काम है? पितृयज्ञ क्यों करते थे हम? जैसे कि पितृ को हम धन्यवाद इसलिए बोलते हैं कि उनने हमें पैदा किया, या जितने भी हमारे एंसेस्टर्स हैं उनकी बदौलत आज हम हैं, तो उनको थैंक्स देने के लिए हम, मतलब या आप ये बोल सकते हैं यज्ञों का जो काम है वो हमारे जो ऋण है, ऋण को चुकाने के लिए हम यज्ञ करते हैं। तो पितृ के ऋण चुकाने के लिए हम पितृयज्ञ करते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा निरीयज्ञ है ये होता था अतिथि सत्कार के लिए। जितने भी हमारे अतिथि हैं जो आते हैं उनका हम अच्छे से सत्कार करें, उसके लिए निरीयज्ञ हुआ करता था। और इसके अलावा जो हमने बताया है एक ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ क्यों हुआ करता था? ऋषि यज्ञ का मेन काम था, जो ऋषियों ने हमें नॉलेज दी हुई है तो उस नॉलेज को हम गेन करें और आगे हम फर्दर हमारी जितनी भी जो आगे की पीढ़ी आएंगी उन्हें ट्रांसफर करें, तो इसलिए ऋषि यज्ञ हुआ करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम धर्म सूत्र में कितने संस्कार वर्णित हैं? अकॉर्डिंग टू गौतम धर्म सूत्र हाउ मेनी संस्कार्स आर डिस्क्राइब्ड? बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 40। ठीक है, जैसे हमें सबको पता है कि हमारे संस्कार कितने हैं? 16 संस्कार हैं, बट अकॉर्डिंग टू गौतम धर्म सूत्र हमारे संस्कार की संख्या कितनी है? 40। तो आप बोलेंगे 16 संस्कार कहां से आए हैं? तो जो 16 संस्कार हैं वो हमें देखने को मिलते हैं गृह सूत्र में। ठीक है, तो 16 संस्कार कहां देखने को मिलते हैं? गृह सूत्र में। और गौतम धर्म सूत्र में कितने संस्कार वर्णित हैं? हमारे 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार केवल द्विज व्यक्तियों के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कार इज परफॉर्म्ड ओनली फॉर द्विज इंडिविजुअल्स? ऑप्शन ए सीमंतोन्नयन, ऑप्शन बी उपनयन, ऑप्शन सी नामकरण या ऑप्शन डी संवर्धन? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी उपनयन। उपनयन ये हमारे 16 संस्कारों में से एक है, और उपनयन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे हम बोलते हैं जनेऊ संस्कार। ठीक है, और ये क्यों होता था? ये होता था फॉर्मल एजुकेशन के लिए। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन की स्टार्टिंग में उपनयन संस्कार या फिर जनेऊ संस्कार किया जाता था, लेकिन ये केवल सिर्फ द्विज के लिए होता था। और द्विज कौन होते हैं?
जैसे कि आपने पढ़ा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा जाता है। जो शूद्र हुआ करते थे उनको उपनयन संस्कार करने की इजाजत नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म में 4 महायान बोधि सत्वों में से एक नहीं है? Which of the following is not one of the 4 great बोधिसत्व in महायान बुद्धिज्म? बताइए इसका आंसर। So your option is option D, मैत्रेय। देखिए महायान जब आप बोधिसत्व पढ़ेंगे तो उसमें 8 बोधिसत्व को बताया गया है, जिसमें से हमारे 4 ग्रेट बोधिसत्व जो हैं वो अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, सामंतभद्र प्लस एक और है जिसे हम बोलते हैं क्षितिगर्भ। ये जो चारों बोधिसत्व हैं इन्हें 4 ग्रेट बोधिसत्व बोला गया है। ठीक है, मैत्रेय भी बोधिसत्व है बट ये इन 4 ग्रेट बोधिसत्व नहीं है, इन्हें फ्यूचर बुद्धा नाम से बोला जाता है। किस नाम से? फ्यूचर बुद्धा। या फिर आपने सुना होगा मैत्रेय जो है इनको हम कल की भगवान से भी कनेक्ट करते हैं। तो आपको याद रखना है कि 4 ग्रेट बोधिसत्व में मैत्रेय नहीं है, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, सामंतभद्र एंड क्षितिगर्भ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का केंद्र है। सेकंड, बोधिसत्व ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर एक दयालु व्यक्ति है। थर्ड, बोधिसत्व सभी सत्वों को उनके मार्ग पर मदद करने के लिए अपने मोक्ष को प्राप्त करने में देरी करता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? And your answer is option B, 2 and 3. तो बोधिसत्व is compassionate on his way to enlightenment, ठीक है, and बोधिसत्व delays achieving his own salvation, help all sentient beings on their part too. ये दोनों सही हैं। ये गलत क्यों है? क्योंकि बोधिसत्व जो है वो सेंट्रल टू द हीनियन सेक्ट नहीं, वो है महायान सेक्ट। कौन सा सेक्ट? महायान। क्योंकि हीनियन सेक्ट जो था ना वो थोड़ा इंट्रोवर्ट, या आप उसको बोल सकते हैं कि वो जितनी भी मॉडर्न चीज़ें आती थी या जो नई नई चीज़ें आती थी उन्हें वो एक्सेप्ट नहीं करता था, वो पुरानी चीज़ों को लेके चलता था। इवन वो हमारे जो गौतम बुद्ध थे उनको भगवान भी नहीं मानता था, वो उनको एज अ ह्यूमन ट्रीट करते थे, ना तो वो आइडियल वर्शिप को मानते थे। तो जितने भी हीनियन सेक्ट थे ना उन्होंने इसको मंजूरी नहीं दी है। पर महायान सेक्ट था वो टाइम के साथ धीरे धीरे चेंज होता गया, तो उन्होंने बोधिसत्व को जो जैसे फ्यूचर बुद्धा हम बोलेंगे, मैत्रेय जो है वो फ्यूचर बुद्धा अवतार है, तो उनने उसको भी मान्यता दी। तो जितना भी बोधिसत्व का जो कंसेप्ट है वो हमें महायान सेक्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36। कौन सा बोधिसत्व ज्ञान की प्रतिनिधित्व करता है और अक्सर महायान बौद्ध धर्म में तलवार के साथ चित्रित करता है? ठीक है, which bodhisattva represent wisdom and is often depicted with a sword in Mahayan Buddhism? बताइए इसका आंसर। ऑप्शन ए अवलोकितेश्वर, ऑप्शन बी मंजूश्री, ऑप्शन सी मैत्रेय एंड ऑप्शन डी क्षितिगर्भ। बताइए। तो अगर इसके हम बात करेंगे तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मंजूश्री। तो जो बोधिसत्व है मंजूश्री, तो आप उनको ज्ञान का प्रतिनिधित्व बोल सकते हैं कि वो ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनके हाथ में जो एज अ सिंबल है वो है स्वार्ड। तो वो स्वार्ड किस लिए है? बोलते हैं कि ये सारी बुराइयों को हटा के, उन बुराइयों को काट के आपको एक रियलिटी शो करती है। ठीक है, तो मंजूश्री जो बोधिसत्व है वो आपको बिल्कुल रियलिटी दिखाता है। ठीक है, और वो आपको विजडम शो करता है।
एंड अगर आप बात करेंगे कि अवलोकितेश्वर, तो ये आपको कंपैशन का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, क्या करेंगे? कंपैशन। और इनके हाथ में क्या है? लोटस। ठीक है, और जो क्षितिगर्भ है, ये जो बोधिसत्व है क्षितिगर्भ, ये है बोधिसत्व हैं जो ऑप्रेस्ड लोग हुआ करते थे उनके, तो जो दबे कुचले हैं, जो ऑप्रेस्ड लोग हैं, ये उनकी सहायता करते थे, तो ये उनके हैं। और मैत्रेय में आपको बता ही चुका हूं कि ये तो फ्यूचर बुद्धा है, जो कल्कि को भी कनेक्ट किया जाता है, तो ये जब कलयुग अपने चरम पे होगा तब ये अपना अवतार लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 37, जैन धर्म में एकमात्र महिला तीर्थंकर के रूप में किस तीर्थंकर को विशिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है? विच तीर्थंकर इज यूनिकली रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली फीमेल तीर्थंकर इन जैनिज्म? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी नेमिनाथ, ऑप्शन सी मल्लीनाथ एंड ऑप्शन डी पार्श्वनाथ। बताइए इसका आंसर। तो अकॉर्डिंग टू सम सोर्स, जो मल्लीनाथ थे वो इकलौते जैनिज्म में फीमेल तीर्थंकर थे। ठीक है, और ये टोटल 24 तीर्थंकर में से 19th नंबर के, कौन से? 19th नंबर के तीर्थंकर थे। और इनका अगर जो सिंबल था वो था वाटर पॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजीतनाथ का प्रतीक क्या है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ अजीतनाथ? बैल, हाथी, घोड़ा या सिंह? ऑप्शन ए बुल, ऑप्शन बी एलिफेंट, ऑप्शन सी हॉर्स या ऑप्शन डी लॉयन। बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी हाथी। जो अजीतनाथ थे ये 2nd नंबर के तीर्थंकर थे, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था हाथी। और बैल जो था वो हमारे 1st तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, ये उनका सिंबल था। एंड घोड़ा जो था वो सांभवनाथ का था। और सिंह जो आपको पता है लॉयन, ये हमारे महावीर स्वामी का था। ठीक है, तो आपको जितने भी 24 तीर्थंकर हैं उनमें से इंपॉर्टेंट तीर्थंकर के सिंबल याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 12 वर्षों तक एक वेद का अध्ययन करने वाले को स्नातक कहा जाता है। 24 वर्षों तक 2 वेदों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को रुद्र कहा जाता है, रुद्र की उपाधि दी जाती है। 36 वर्षों तक 3 वेदों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को वसु के नाम से जाना जाता था। और 48 वर्षों तक 4 वेदों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को आदित्य की उपाधि दी जाती थी। बताइए इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है? तो आपका आंसर है इसमें ऑप्शन ए 1 और 4। ऑप्शन ए 1 और 4। अ पर्सन हु स्टडीड 1 वेद, जो एक वेद पढ़ता था 12 साल तक के लिए, उन्हें स्नातक बोला जाता था। ठीक है, 12 साल तक जो एक वेद पढ़ता था उन्हें क्या बोला जाता था? स्नातक। और जो फिर 24 साल तक 2 वेदों का अध्ययन करता था उन्हें रुद्र नहीं, उन्हें वसु बोला जाता था। क्या बोला जाता था? वसु। और 36 साल तक जो 3 वेदों का अध्ययन करता था उन्हें हम रुद्र की उपाधि देते थे। और 48 वर्षों तक, कितने? 48 वर्षों तक जो चारों वेदों का अध्ययन करता है उन्हें आदित्य की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 12 वर्षों तक अध्ययन करने वाले वेदों, जो एक वेद पढ़ता था उसे हम
स्नातक की उपाधि देते थे। मतलब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं एक वेद को पढ़ने में आपको कितने 12 साल लगेंगे। तो जो एक वेदों का अध्ययन करेगा उसे स्नातक बोलेंगे, जो 2 वेदों का अध्ययन करेगा उसे हम वसु बोलेंगे, जो 3 वेदों का अध्ययन करेगा उसे हम रुद्र बोलेंगे, और जो 4 वेदों का अध्ययन करेगा उसे आदित्य की उपाधि दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विक्रमशिला तांत्रिक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला तांत्रिक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। सेकंड, वल्लभी महायान बौद्ध शाखा का केंद्र है। ठीक है। ऑप्शन थर्ड, 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। एंड फोर्थ, कुमार गुप्त प्रथम तक्षशिला के संस्थापक थे। बताइए इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए 1 एंड 3। तो विक्रमशिला जो था वो तांत्रिक एजुकेशन के लिए एक मेजर सेंटर था, और बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। बाकी जो गलत ऑप्शन है सेकंड, वल्लभी वाज अ सेंटर फॉर महायान बुद्धिस्ट एजुकेशन। तो वल्लभी जो था वो महायान का नहीं, हीनयान एजुकेशन का सेंटर था। ठीक है, वल्लभी क्या था? हीनयान एजुकेशन का सेंटर था। और जो फोर्थ है, कुमार गुप्त वन वॉज अ फाउंडर ऑफ तक्षशिला। कुमार गुप्त वन जो थे उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंड की थी, तक्षशिला नहीं। कौन सी यूनिवर्सिटी फाउंड की थी उनने? कुमार गुप्त ने नालंदा। और तक्षशिला जो है वो तो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, जिसमें हमारे चाणक्य जो थे वो टीचर रह चुके हैं। किसी किसी सोर्स से पता चलता है कि चाणक्य ने इसको स्थापित की है। अगर हम रामायण या पुराने सोर्सेस पे जाएंगे तो पता चलता है जो राम जी के भैया थे भरत, उनने इस तक्षशिला यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे। तो इसका अभी तक मतलब फिक्स हमें नहीं पता है, लेकिन जो कुमारगुप्त थे उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंड की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता स्थल गढ़ न होने के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता स्थलगढ़ न होने के लिए जाना जाता है? Which of the following Indus Valley civilization site is known for not having a citadel? ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल एंड ऑप्शन डी चानुडारो। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी चानुडारो। तो चानुडारो इकलौती ऐसी सिटी थी जिसे हम सिटी विदाउट सिटेडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिटी विदाउट सिटेडल। बाकी लोथल जो था, लोथल हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन की पोर्ट सिटी थी। हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी ने इसको फाउंड किया था, और ये पहली सिटी थी हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसी जिसको फाउंड किया गया था, इसी के नाम पे सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन पड़ा है, क्योंकि सबसे पहले जो सिटी फाउंड की गई थी हड़प्पा सिविलाइजेशन की वो यही थी। और मोहनजोदारो, इसका नाम जो है ना मोहनजोदारो, वो इसलिए पड़ा है, यहाँ पर जो डेड बॉडीज के माउंट मिले थे तो इसको माउंट ऑफ डेड भी बोला जाता है, और उसी के नाम पर इसको मोहनजोदारो बोला गया है। क्या मिले थे हमें? माउंट ऑफ डेड। और इसमें हमें ग्रेट बाथ, ग्रेट किचन, ये सब भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिटी विदाउट सिटीडल क्या है? चानुडारो। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन 42, परंपरागत रूप से मगध साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? हु इज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मगध किंगडम? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, भद्रथ या बिंदुसार? बताइए इसका आंसर। देखिए, आपको इस क्वेश्चन में ना बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें बोला है परंपरागत रूप से मगध साम्राज्य का संस्थापक, आप इसमें बिंबिसार लगाएंगे, बट इसका आंसर जो है वो है भद्रथ।
क्योंकि अगर हम पुराने सोर्सेस पे जाएंगे, अकॉर्डिंग टू रामायण एंड महाभारत, ट्रेडिशनली सोर्सेस पे जाएंगे, तो जो मगध किंगडम था, मगध किंगडम का जो फाउंडर है वो बृहद्रथ है। और बिंबिसार कौन है? बिंबिसार इज द फाउंडर ऑफ हरण्यक डायनेस्टी, जिसने मगध किंगडम को बाद में एक्सपेंड किया है। मतलब ट्रेडिशनली फाउंडर पूछेंगे अगर मगध किंगडम का, तो वो बृहद्रथ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको इस ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। नंद, सुंग, मौर्य एंड हर्यक। अरेंज द फॉलोइंग मगधन डायनेस्टी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नंद, सुंग, मौर्य एंड हर्यक। इनको आप सही क्रम में, सही ऑर्डर में लगाइए और बताइए इसका ऑप्शन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगर हम क्रम से चलेंगे तो सबसे पहले जो डायनेस्टी थी वो थी हर्यक डायनेस्टी। ये कब आई थी? 554 BCE में। और इस डायनेस्टी के संस्थापक थे बिंबिसार, और इसे पितृहंता डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो थे वो आए थे शिशुनाग डायनेस्टी, जो कि हमारे 418 BCE में आई थी। ठीक है, और इसके फाउंडर कौन थे? शिशुनागी थे। इसके बाद जो हमारी डायनेस्टी आई वो थी नंद डायनेस्टी, जो 345 BCE में आई है। ठीक है, और नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? महापद्म नंद। इन्हीं के टाइम पर अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था। ठीक है, इन्हीं डायनेस्टी के टाइम पर, जिस तब रूलर कौन थे? तब रूलर था नंद डायनेस्टी का धनानंद। ठीक है, और देन इनके बाद जो आए वो थे हमारे मौर्यंस। और इनका जो टाइम था वो था 321 BCE। एंड देन इन लेटर पीरियड इनके बाद जो आए वो थे हमारे सुंग। ठीक है, और इनका टाइम पीरियड था 185 BCE। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 44। गांधार कला स्कूल जो था वो निम्नलिखित में से किससे प्रभावित था? ग्रीक और हेलेनिस्टिक कला से, ईरानी और फारसी कला से, रोमन कला से, ऑप्शन डी इंडो बैक्ट्रियन कला से। द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए ग्रीक एंड हेलेनिस्टिक आर्ट, ऑप्शन बी ईरानियन एंड पर्शियन आर्ट, ऑप्शन सी रोमन आर्ट, या ऑप्शन डी इंडो बैक्टीरियन आर्ट। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ग्रीक एंड हेलेनिस्टिक आर्ट। तो आपको याद रखना है जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट था वो इन्फ्लुएंस हुआ है अलेक्जेंडर के इन्वेशन के बाद। तो अलेक्जेंडर कौन था? अलेक्जेंडर एक ग्रीक रूलर था। तो इसलिए जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है वो हमारा किससे इन्फ्लुएंस है? ग्रीक आर्ट से। ठीक है, और इसमें क्या मेजरली क्या था? मेजरली इसमें इस टाइम जो बुद्ध की मूर्तियां थी वो बनाई जाती थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की थी? हु वॉज द फाउंडर ऑफ लिंगायत मूवमेंट? ऑप्शन ए कंबन, ऑप्शन बी रामानुज, ऑप्शन सी शंकराचार्य, या ऑप्शन डी बसव। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बसव। लिंगायत आंदोलन की स्थापना बसव ने 12th सेंचुरी में कर्नाटक में की हुई थी। और इस सेक्ट में इनने जितने भी मतलब हमारे सोसाइटी में हिंदुज़ को रिवाइव करने के लिए की थी। जैसे जो कास्ट सिस्टम है या जितना भी इसमें रिजिडनेस थी हमारे
हिंदुज्म में, उनको हटाने के लिए हमारे लिंगायत सिस्टम लेके आए थे, और जिसमें ये मतलब फॉर्मलेस भगवान को पूजते थे, ठीक है। तब शंकर जी के ने पिंड या जिसे हम लिंग बोलते हैं वो इनने फॉर्म किया था, तो इसलिए इसका नाम एक तरीके से लिंगायत भी पड़ा है, क्योंकि ये फॉर्मलेस भगवान को पूजते थे। और इसमें इनने जो कास्ट सिस्टम था उसको बिल्कुल मना कर दिया था, उसको हटाने की बात कही हुई थी। तो ये आपको याद रखना है कि लिंगायत आंदोलन जो था वो बसव ने स्टार्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही ढंग से सुमेलित हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? उत्तर पथ, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी दक्षिण पथ, या ऑप्शन डी कलिंग। बताइए इनमें से कौन कौन से करेक्टली मैच्ड है? देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, जिसमें 1, 2, 3 करेक्टली मैच्ड है। जो मौर्यन एम्पायर था उनने अपने पूरे इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए पूरे एम्पायर को 4 प्रोविंस में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो 4 प्रोविंस इनने कहाँ बनाए थे? जो उत्तर पथ था, तो उत्तर पथ में इनने अपनी कैपिटल बनाई थी तक्षशिला, ठीक है। जो बिल्कुल सदर्न पार्ट था इनका, दक्षिण पथ जिसे बोलते हैं, वहां उनने अपनी कैपिटल क्या बनाई थी? स्वर्णगिरी, ठीक है। और अवंती जो था, अवंती कहाँ है? आज के प्रेजेंट टाइम का जो उज्जैन, जो हमारा मालवा वाला रीजन है, वो अवंती किंगडम हुआ करता था। तो अवंती की कैपिटल क्या थी? उज्जैन। एंड कलिंग जो थी, कलिंग की कैपिटल थी तोशाली, जो कि हमारे ईस्टर्न पार्ट में था, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में था। कलिंग की कैपिटल तोशाली थी। तो आपको याद रखना है हमारे 4 मेजर प्रोविंस थे जिसमें इन्हें डिवाइड किया हुआ था, उत्तर पथ, अवंती, दक्षिण पथ एंड कलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 47, अशोक के शिलालेखों के प्रतिवेदक और पुलिसनेस किससे संबंधित हैं? द प्रतिवेदक्स एंड पुलिसनीस ऑफ अशोकन एडिक्ट्स आर कनेक्टेड विथ? ऑप्शन ए सैन्य विभाग, ऑप्शन बी पुलिस विभाग, ऑप्शन सी जासूसी, या ऑप्शन डी वाणिज्य और उद्योग। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जासूसी, ठीक है। क्या आंसर है इसका? ऑप्शन सी जासूसी। तो जो मौर्यन एम्पायर था, या जिसे हम अशोका जो एम्पायर था, अशोक ने क्या हुआ था कि प्रतिवेदकास एंड पुलिशियंस ये जासूसी करने वाले स्पाइस हुआ करते थे, ठीक है। और ये क्या करते थे? ये मार्केट में जाकर, मार्केट के बीच में, लोगों को बीच में रहकर और एडमिनिस्ट्रेटर जो थे उनके बीच में रहकर जासूसी किया करते थे, जिससे ये पता चलता था कि पूरे किंगडम में कोई किंग के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रहा है, कोई अटैक तो नहीं करने वाला है, या कोई उसके अगेंस्ट तो नहीं जाने वाला है। तो अशोक ने उस टाइम पर अपने स्पाइस बना के रखे थे। और इवन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंटरस्टेट हुआ करते थे, ये एम्बेसडर, ये फॉरेन स्पाइस भी हुआ करते थे। हर जगह इनके जासूस फैले हुआ करते थे जो हेल्प करते थे किंगडम को सुरक्षित करने में, ठीक है। और ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जो मौर्य टॉपिक है वो हमारे एमपीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है, और हर साल वो वहां से कोई ना कोई एक क्वेश्चन मतलब पूछते ही है। तो ये जो नाम है प्रतिवेदक्स एंड पुलिसनीस, आपको याद रखना है कि ये किससे रिलेटेड है? ये अपने जासूस से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित जोड़े का मिलान करें सही कोड में। तो ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 4, आपको इनके किंगडम के साथ मैच करना है। चलिए बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो देखिए जो हला थे वो सातवाहन के 17th रूलर थे। कौन से? सातवाहन के 17 रूलर थे, ठीक है। और भूमिमित्र जो थे वो कण्व के रूलर थे। और कण्व डायनेस्टी का फाउंडर कौन था बताइए? ये आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप कमेंट में करके बताइए कि हु इज द फाउंडर ऑफ कण्व डायनेस्टी, ठीक है। और देवभूति जो थे वो शुंग के लास्ट रूलर थे। एंड ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हुविष्क जो थे वो कुषाण डायनेस्टी से रिलेटेड थे, और ये कनिष्क के लड़के थे, ठीक है।
हुविष्ट कौन थे? ये कनिष्क के लड़के थे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संगम साहित्य की रचना 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच हुई थी। सेकंड, सबसे प्रारंभिक संगम कविता का श्रेय पांड्या राजा सेनगुट्टवन को दिया जाता है। ऑप्शन थर्ड, मणिमेखले संस्कृति को तमिल साहित्य का 5 महान महाकाव्यों में से एक माना जाता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1 एंड 3। जो सेनगुट्टवन जो थे ये पांड्या नहीं, ये चेरा किंग हुआ करते थे। ठीक है, जो सेनगुट्टवन थे वो पांड्या नहीं, वो चेरा किंग थे। बाकी आपका ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। मणिमेखलाई जो बुक लिखी है ये तमिल की, मतलब जैसे हम महाभारत और रामायण को हमारे इंपॉर्टेंट बुक्स मानते हैं, उसी टाइप की ये 5 महाकाव्यों में से एक है जो कि सितनार सतनन ने लिखी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? तो ये 4 स्कॉलर है और उनकी फील्ड है, तो इसमें से जो गलत ऑप्शन है वो बताइए। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी ओनली थर्ड। जो छपड़क जो थे वो ज्योग्राफी और आर्किटेक्चर नहीं, वो जियोलॉजी के टीचर थे। बाकी कालिदास पोएट एंड ड्रामिस्ट थे, ये फेमस सबको पता ही है। वराहमिहिर एक एस्ट्रोनॉमर थे जिनने वराह संहिता लिखी है। वररुचि ये फेमस ग्रामरियन थे, इनने प्राकृत प्रकाश नाम से एक ग्रामर की बुक लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे और हमारे आज के 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो हमारी टेस्ट सीरीज से हम डेली 25 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं, और हमारी टेस्ट सीरीज के अभी 2 टेस्ट हो चुके हैं और हर संडे टेस्ट सीरीज कराई जा रही है। तो आप जल्दी एनरोल कीजिए और उसे ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।